हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा 26 से लेकर 31 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि पीडीएफ इसकी अवेलेबल करा दी गई आप लोगों को पहले, लेकिन लास्ट ये जो वीडियो था ये आपको अवेलेबल नहीं कराया गया था। तो जल्दी फटाफट हम लोग इसके भी जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसको तुरंत बाद में मैं सितंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सितंबर का 15 सितंबर तक मैं कराऊंगा। 15 सितंबर से आगे के चांसेस कम होते हैं क्योंकि तब तक पेपर वगैरह भी सेट हो जाता है। तो वो 15 सितंबर तक का मैं आपको कराऊंगा आने वाले एग्जाम के लिए। और 6 सितंबर तक ऑलरेडी मैंने करा रखा है, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है और वो वीडियोज़ भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बिना बात को लंबा खींचे हुए सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और देखो इसमें क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू दी डाटा कलेक्टेड बाय द पीजीए लैब्स व्हिच बैंक हैज स्टॉप्ड इन द मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड्स। पीजीए लैब्स द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार डेबिट कार्ड के बाजार हिस्सेदारी में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान लिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि पीजीए लैब्स के द्वारा भी कुछ डाटा कलेक्ट किया गया जिसको शेयर किया गया और उसी डाटा के अकॉर्डिंग इसमें ये पूछा गया है कि डेबिट कार्ड के क्षेत्र में मार्केट शेयर जो है वो किस बैंक का सबसे ज़्यादा है। मतलब डेबिट कार्ड में सबसे ज़्यादा किस बैंक का मार्केट शेयर है, मतलब कौन सी बैंक ने सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया, मतलब इशू किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया कि पीजी लैब्स में ने अभी हाल ही में कुछ डाटा कलेक्ट किया और उसको शेयर किया, एक एक करके कुछ उसके पॉइंट्स हैं हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड की। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें एसबीआई ने टॉप किया हुआ है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका टोटल डेबिट कार्ड्स के मार्केट शेयर का 30%, जितना टोटल सभी बैंकों के द्वारा डेबिट कार्ड जारी किया गया है उसका 30% अकेले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें डेबिट कार्ड की ही हम लोग बात कर रहे हैं ना, फिर से हम डेबिट कार्ड की भी हम लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास में 30% ऑफ शेयर है डेबिट कार्ड का, मार्केट शेयर का टोटल। और सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर हमारा बीओबी आता है, ये भी जान लो। इसने टोटल डेबिट कार्ड का 8% शेयर किया हुआ है। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ठीक है, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये, और उसके बाद में यूबीआई, हाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में पीएनबी का नंबर आता है। तो ये सब सीक्वेंस वाइज है, मतलब फर्स्ट पे एसबीआई, सेकंड पे बीओबी, थर्ड पे बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ पे कैनरा, फिफ्थ यूबीआई, फिर पीएनबी, इस तरीके से है। इन लोगों ने इस क्रम में जो है डेबिट कार्ड जारी किए हुए हैं, ठीक है। परसेंटेज एसबीआई वाले को जान लो, सेकंड पर बीओबी ये जान लो, बाकी इतना इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। टॉप जो है यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो गया इसका आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल मार्केट शेयर का, डेबिट कार्ड का जो शेयर है उसको 30% अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। बात हुई डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड की अगर बात हुई तो क्रेडिट कार्ड की भी बात होगी, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में एचडीएफसी बैंक ने टॉप किया हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो है जारी किए हुए हैं। और एचडीएफसी बैंक ने टोटल मार्केट शेयर का, क्रेडिट कार्ड के मार्केट शेयर का 22% मार्केट शेयर अकेले एचडीएफसी बैंक के पास में है। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो इसमें फिर से एसबीआई सेकंड नंबर पर। एसबीआई ने भी खूब सारे क्रेडिट कार्ड बांटे हुए हैं, टोटल 18% जितने मार्केट शेयर का 18% क्रेडिट कार्ड एसबीआई के द्वारा बांटे गए हैं, तो ये सेकंड नंबर पर है। थर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, और ये बात हो रही है क्रेडिट कार्ड की, ध्यान रखना डेबिट कार्ड की नहीं। थर्ड पर हम लोग बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक 17%। फोर्थ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सिस बैंक, ठीक है ना। एक्सिस बैंक जो है ये फोर्थ पर है 12% के साथ में, इसने 12% टोटल डेबिट क्रेडिट कार्ड का 12% इसने बांटा हुआ है। फिफ्थ नंबर पर आरबीएल और कोटक बैंक है, इनके दोनों ने 5-5% इनकी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन में जो पूछा गया था डेबिट कार्ड का, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में आंसर जो है एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हालांकि पीडीएफ अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन वीडियो भी देना जरूरी था ना। हम लोगों ने कोर्स, जो वीडियो कोर्स वाले हैं उनको वीडियो भी देना जरूरी था, तो इसीलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा न्यू एंड which bank has recently partnered in order to launch 2 co-branded credit card and variants। टाटा न्यू और किस बैंक ने हाल ही में 2 को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पहला वेरिएंट होगा, दूसरा जो वेरिएंट होगा वो टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। इस दो नामों से दो नए वेरिएंट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के टाटा न्यू और एचडीएफसी बैंक मिलकर लॉन्च करेंगे। बस इतना ही हमको जानना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वीडियो में सोच रहा हूँ फटाफट बना ही दूँ आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए या नहीं, यहीं पर बताता हूँ मैं।
देखो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ों को सुन लो कि जो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीबीओ वालों के लिए। जो हमारे स्केल 2 जीबीओ के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जो जीबीओ वाले हैं उनको क्या करना है कि आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, सर्कुलर्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। लोन अमाउंट आप लोगों को पढ़ना है, किसके किसके द्वारा कितना कितना लोन दिया गया है, ठीक है। जीडीपी प्रोडिक्शन आप लोगों में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, उतना इंपॉर्टेंट स्केल 2 वालों के लिए जीडीपी प्रोडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, आरबीआई ने किन किन बैंकों पर फाइन लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि खासतौर से कोऑपरेटिव बैंक वगैरह जो है, इनमें इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंक हो गई हैं ना, ये पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन हम कवर करते हैं क्योंकि हम इसलिए भी पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास में स्केल 1 और क्लरिकल कैडर के भी स्टूडेंट होते हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं और कहीं पर कोई रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हमको छोड़ देनी है। प्राइवेट बैंकों के द्वारा जो बहुत सारे कुछ मतलब ऐप्स वगैरह लॉन्च किए गए, इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा, हालांकि इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसको भी नहीं है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा जाएगा, ये अगर हम लोग बात करें स्केल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पढ़ा जाएगा सबसे पहले आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, आरबीआई से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, सर्कुलर, इसको सब कुछ पढ़ना है। इसके साथ साथ में फिनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितना न्यूज़ है ये पढ़ना है हमको। यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो भी अप्रूवल हुआ है वो पढ़ना है हमको। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं हमारी वो पढ़नी है हमको, ठीक है ना। जो भी सरकारी बैंकें होती हैं ज़्यादातर खास तौर से, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, इनके द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, इनके द्वारा कौन कौन से योजनाएं लॉन्च की गई हैं, इनके द्वारा कौन कौन से, जैसे एसबीआई ने अभी जो है इसके साथ में लॉन्च करके आर्मी पर्सनल के लिए 2 वेरिएंट लॉन्च किए क्रेडिट कार्ड का, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। और अभी जैसे अभी वो भी तिरंगा लॉन्च किया गया था 75वां वो मनाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में हुआ था। तो ये सब जो सरकारी बैंकों वाला हिसाब किताब है, इसको आपको पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं। प्राइवेट वाला थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं कवर सब कुछ करता हूँ। मीन इसके साथ साथ आपको नाबार्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ है, नाबार्ड के द्वारा किसको किसको कितना कितना लोन दिया गया, बिल्कुल पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सेबी के से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो पढ़ना है। आईआरडीएआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो पढ़ना है। सिडबी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो पढ़ना है। कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना लोन कैसे कैसे दिया गया ये पढ़ना है। कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है वो पढ़ना है आपको, क्या क्या उनका टेन्योर है ये पढ़ना है। जीएसटी कलेक्शन वगैरह कितना हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इस बार कितना कंपैरिजन ज़्यादा हुआ, ये सब थोड़ा डाटा भी पढ़ना है। जो भी चीज़ें बताई गई ये भी स्केल 2 की जीबीओ के लिए मैंने बताया, इसका थोड़ा सा डीप स्केल 3 में आता है। स्केल 3 में थोड़ा सा डाटा ओरिएंटेड चीज़ें पूछते हैं, और स्केल 3 से थोड़ा सा जो उनकी वर्क प्रोफाइल होती है, जो लोग काम वाम कर रहे होते हैं ना जिस फील्ड में, थोड़ा सा उनसे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड जो काम वाम करते हैं उससे भी पूछा जाता है। तो जो भी स्केल 3 के लिए दे रहे हो आप लोग, जो भी काम करते हैं वो भी पूछा करो, वो भी थोड़ा सा देखना कि क्या क्या आप काम करते हो, उससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। सबवेंशन क्या होता है, छूट क्या होती है ना, ये सब चीज़ें डिफरेंस बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, तो ये सब कुछ आप लोग पढ़ना। बात हो गई स्केल 2 और स्केल 2 जीबीओ स्केल 3 वालों के लिए। और अगर हम लोग बात करें आईबीपीएस पीओ की और क्लर्क की, तो इनके लिए क्या है ना कि इनको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। इनको बहुत ज़्यादा आरबीआई के सर्कुलर बहुत डीप में लंबे लंबे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कोर में जाके इनसे आरबीआई का सर्कुलर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आरबीआई से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो जरूर पूछी जाएगी। डिफरेंस है आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ और आरबीआई रिलेटेड सर्कुलर में, इस चीज़ को समझना। तो स्केल 1 और क्लरिकल कैडर के जो होते हैं हमारे, उनको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं कंटेंट इतना अच्छा दे रहा हूँ कि अगर एक बार पढ़ भी लेंगे तो ठीक है, इससे बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी। उनको ये जो प्राइवेट बैंकों से जो ऐप वगैरह आते हैं, स्कीम्स वगैरह होती हैं, उनको लॉन्च किए जाते हैं प्रोडक्ट वगैरह, वो उनको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। जीडीपी प्रेडिक्शन उनको बिल्कुल पढ़ना रहेगा, उनमें पूछा ही जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी पूछा जाएगा उनसे, ये इन लोगों से नहीं पूछा जाएगा स्केल 2 स्केल 3 वालों से। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स जो होती हैं हमारी, जो भी हमारी एनपीएस का होता है, पीएफ का होता है, ठीक ना, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, जो भी हमारी हैं बचत खाता, बचत वाली योजनाएं होती हैं, उनका क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ये सबसे पूछा जा सकता है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्केल 1 2 3, ठीक है, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, ठीक है। डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत है। तो स्केल 3 वालों को डाटा ओरिएंटेड, कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ इस क्वार्टर 1 में, कितना हुआ, इसके बाद कितना हुआ, ठीक है ना, और फिनेंस मिनिस्ट्री के जो भी डाटा है, आरबीआई के जो भी डाटा हैं, ठीक है, ये चीज़ें इनको पढ़नी है। और मिनिस्ट्री उसका एनएसओ का जो डाटा होता है वो भी पढ़ना है हम लोगों, उन लोगों को। स्केल 2 जीबीओ वालों को थोड़ा सा डाटा कम भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं कंटेंट उसी हिसाब से बनाया है कि वो भी पढ़ें, लेकिन उनको ये सब चीज़ें छोड़ देनी जो मैंने बताया अभी। प्राइवेट बैंकों का जो भी है नहीं, सब आएगा नहीं, किस बैंक पे कितना बैन लगा, आरबीआई ने कितना कितना किस पे लगाया, ये सब नहीं पढ़ना। हालांकि स्केल 1 और 2, स्केल 1 और क्लरिकल कैडर वालों को पढ़ना, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाना। इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंकें भरी पड़ी हुई है ना, नेसेसरी यहाँ पे टाइम बेकार ही नहीं करना है। लास्ट 3 मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा, तो बाकी नहीं, ठीक है ना। इतना आरबीआई बैन ही लगाता रहता है, तो फिर इतना सब थोड़ी याद करेंगे, ये पढ़ लेना। पीसीए फ्रेमवर्क में कौन कौन सा है, कौन सी हैं, अभी कोई बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से निकल रही है, उसको भी एमएसएमई को लोन देने जा रही है, ये पढ़ लेना। लोन भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना,
चलो मैंने बताया, अगर आप लोग चाहोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा, क्योंकि टाइम पे थोड़ा सा शॉर्टेज चली, मैं भी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब नहीं मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना पाया, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना जरूरी था। अगर कुछ भी डाउट होता है इसके बाद आपको और क्या पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछना और अपनी फीडबैक भी देना। जो ऑलरेडी स्केल 2 स्केल 3 के एग्जाम पिछले ईयर दिए हुए हैं लास्ट ईयर, उनको कुछ लग रहा है कि हाँ और क्या क्या पूछा जाता है, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ नहीं बता पाया, तो आप लोग उसको भी कमेंट कर देना। पीओ क्लर्क वाले भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा HDFC बैंक। दोनों वेरिएंट मैंने बताया। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाय व्हिच नेम BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ए को-ब्रांडेड रुपे कार्ड फॉर द इंडियन आर्मी पर्सनल इन पार्टनरशिप विद NPCI कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा योद्धा, ऑप्शन नंबर ए योद्धा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमको पढ़ना है जहाँ पर गवर्नमेंट बैंक के माने इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्टली NPCI की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इस तरीके से जोड़ा ना, इंडियन आर्मी पर्सनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड और भारतीय सेना ने किस नाम से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ में साझेदारी में भारतीय सेना के कर्मियों के लिए को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ, ठीक है ना। BOB फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर और NPCI के साथ में मिलकर इंडियन आर्मी के जो भी जवान होते हैं, जो भी इंडियन आर्मी पर्सनल्स होते हैं, उनके लिए एक को ब्रांडेड रुपए कार्ड लॉन्च करने का फैसला किया हुआ है, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो किस नाम से ये को ब्रांडेड रुपए कार्ड रहेगा, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। बाय व्हिच नेम इसमें पूछा गया ना स्टार्टिंग में, तो इसका जो नाम हो जाएगा योद्धा, ऑप्शन नंबर ए योद्धा इसका नाम होगा। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। इसके फीचर वगैरह नहीं जानेंगे, इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो नहीं पूछा जाता, नाम ही हमको याद रखना है। इसमें याद क्या करना है, योद्धा याद रखो, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड याद रखो, इंडियन आर्मी याद रखो और NPCI याद रखो। ऐसे लिख लिया करो थोड़ा सा, BOB इंडियन आर्मी, ठीक ना, NPCI और BOB इंडियन आर्मी, NPCI और इसका योद्धा, इस तरीके से ऐसा कुछ बना लिया करो, तीनों चारों वर्ड मिला के ना अपने हिसाब से कुछ भी बना लिया करो, ठीक है। जो भी आपको जैसे लगे, जिससे आप याद कर सकते हो याद रखो बस। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन रुपे क्रेडिट कार्ड है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए है, NPCI की पार्टनरशिप में योद्धा नाम से है। ऑप्शन नंबर ए योद्धा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की भी हम लोग बात करें अगर इसकी, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि PDF तो प्रोवाइड करा ही दी गई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शैलेंद्र सिंह जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। और BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, देखो नाम के स्टार्टिंग में ही BOB लगा हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की होली ओन्ड सब्सिडरी भी है ये। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द SBI सिक्योरिटीज। हाल ही में SBI सिक्योरिटीज़ के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार लल्ला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सिस्टम के मेरे कुछ अभी इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर, इसीलिए ऑप्शंस जो हैं दो बार दिख जा रहे हैं, तो मैं क्लियरिफाई भी कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी कमेंट करके बताने लोगों कि सर दो बार ऑप्शन लिख दिया, दो बार ऑप्शन लिख दिया ना। लोगों को मैं PDF वगैरह देखता हूँ, बिना पढ़े कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी मैसेज किए जा रहे हैं, जरा सा पेशेंस लेवल लोगों के अंदर होता ही नहीं है, इसीलिए मैं कहा कि भैया क्लियरिफाई कर दो इसको। ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार लल्ला इसका आंसर होगा। और इन्होंने नरेश यादव को सक्सीड किया हुआ है, ठीक है ना। नरेश यादव, ऑप्शन नंबर सी देखो दिया गया, ये भी नरेश यादव को सक्सीड करके दीपक कुमार लल्ला जी को SBI सिक्योरिटीज़ का नया MD एंड CEO बनाया गया। बस वन लाइनर ही रहेगा ये। नेक्स्ट, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम नेम्ड ऑल थिंग्स EV। EV का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ऑल थिंग्स EV नाम से भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया हुआ है, ठीक ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर रहेगा, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस और ऑल थिंग्स EV, बस इतना याद रखो। इन दोनों को 2-3 बार बोलो, चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑल थिंग्स EV, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ये याद रखो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम 3-4 बार इसको मुंह से बोलो फटाफट, यहीं पर याद होगा। ऑप्शन नंबर सी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद टाटा पावर्स TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड TPRMG टू स्टेब्लिश 1000 ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइजेज अक्रॉस इंडिया। किस संगठन ने हाल ही में भारत भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम स्थापित करने के लिए टाटा पावर के TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड TPRMG के साथ में भागीदारी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वन लाइनर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सबके हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी SIDBI इसका आंसर हो जाएगा। SIDBI ने भी हाल ही में टाटा पावर के TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड यानी कि TPRMG के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि 1000 ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइजेज जो है पूरे इंडिया भर में स्टेब्लिश किए जा सकें। अभी ग्रीन एनर्जी इंटरप्राइजेज वगैरह होता क्या है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं, पढ़ते चलो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर फॉर 2 more years इन बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। किस बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्रों को 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
बढ़ा दिया है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ये भी ऑनलाइनर ही रहेगा। पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में दे दिया, लेकिन यहाँ पर बस ऐसे ही पढ़ लो, ऑनलाइनर ही पढ़ लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को अगले 2 और सालों के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। इतना पढ़ लो यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल में दिया है। पीडीएफ अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर दी आरबीआईज रिसेंटली रिलीज्ड क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर जून 2022 डाटा, व्हाट इज द बैंक क्रेडिट ग्रोथ इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी जून 2022 के लिए अनुसूचित वाणिज्य के बैंकों की जमा और क्रेडिट पर त्रैमासिक सांख्यिकी डेटा के अनुसार 2023 फाइनेंशियल ईयर के Q1 में बैंक क्रेडिट में कितनी वृद्धि हुई है, क्या वृद्धि हुई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 14.2% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 14.2% इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने भी हाल ही में इस नाम से अपनी एक डाटा रिपोर्ट जारी की है। किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फॉर जून 2022, ये रिपोर्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो उस कंडीशन में इसका आंसर आरबीआई हो जाएगा। तो आपको रिपोर्ट का नाम भी पता होना चाहिए, किसने जारी किया ये भी पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इसके अनुसार जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ में थोड़ा बहुत और डिटेल दिया गया है डाटा का, तो एक बार देख जरूर लेना आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, which bank has signed an MOU with the National Minorities Development and Finance Corporation for Development Financial Accounting Software and Mobile App in the August 2022। अगस्त 2022 में किस बैंक ने वित्तीय लेखांकन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें ये पूछा गया है कि नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC के साथ में कौन से बैंक ने भी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है जिससे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डेवलप किया जा सके, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ICICI बैंक ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी वन लाइनर ही रहेगा, डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ चेक हैज़ रिसेंटली बीन हैंडेड ओवर फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक सेक्रेटरीट्स ऑपरेशनल बजट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक सचिवालय के परिचालन बजट के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल के लिए कितनी राशि का चेक सौंपा। हिंदी का ट्रांसलेशन ये गलत हो गया है, मुझे लग रहा है। बंगाल की खाड़ी की पहल पता नहीं क्या कर दिया है। हिंदी मत पढ़ो इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हिंदी मत देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑपरेशनल बजट के लिए अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बिम्स्टेक को दिया गया है, ठीक है ना। किसके लिए दिया गया, ऑपरेशनल बजट के लिए। किसके द्वारा दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दिया गया। किसको दिया गया, बिम्स्टेक को दिया गया, ठीक है ना। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। और लास्ट ईयर जब यूपी PET का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश में एक PET का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं, एक देश कौन से देश नहीं आते हैं, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन दिए गए थे कौन से देश आते हैं, कौन से देश नहीं आते हैं। ये आप तभी बता पाओगे जब कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होगा। पीडीएफ में ये दिया गया है, यहाँ पर मैं भी नहीं बताऊंगा, पीडीएफ आप लोग पढ़ लेना। और जिन लोगों ने पढ़ लिया कमेंट करके बता दो कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश कैसे क्या मतलब आते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द मिलेट कॉन्क्लेव 2022 विच इज रिसेंटली ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द नाबार्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस USA रायचूर कर्नाटका। मिलेट कॉन्क्लेव 2022 का थीम यानी कि विषय क्या है, जिसे हाल ही में नाबार्ड और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय USA रायचूर कर्नाटका द्वारा संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिलेट कॉन्क्लेव 2022 किसके द्वारा किसने ऑर्गेनाइज किया। तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा नाबार्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन से भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। इसकी फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती थी। यहाँ पर देखो मैंने थीम पूछ लिया, मिलेट कॉन्क्लेव 2022 का थीम, तो थीम आपको बताना है इस क्वेश्चन में। लेकिन इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि मिलेट कॉन्क्लेव 2022 किसके द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया, या नाबार्ड या किसी और के साथ में कैसे मतलब ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसकी जो थीम होगी, इसकी थीम हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए मेकिंग मैनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मैनी मिलेट्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेकिंग मैनी मिलेट मैग्नेट्स, मेकिंग मैनी मिलेट्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक। मेकिंग मैनी मिलेट्स मैग्नेट्स, मेकिंग मैनी मिलेट्स
मिलेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग इस तरीके से 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 26-27 अगस्त को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। ये थीम आप लोगों को बता दी गई है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको अटेंड किया हुआ था। इस दौरान नाबार्ड के द्वारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के तहत 25 करोड़ रुपए की फंडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर कर्नाटका को दी गई थी। ये क्वेश्चन, ये सब कुछ PDF में भी दिया गया है। ये अमाउंट भी याद रखना, ₹25 करोड़, ठीक है ना। फिर से सुनो आप लोग, जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इस दौरान जो है नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। RIDF आप लोग सब जानते होंगे, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाबार्ड के द्वारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत में 25 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस USA रायचूर कर्नाटका को दिया गया था। ये भी PDF में आप लोगों को है। इसकी थीम बता दी गई, किसने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, सब कुछ बता दिया गया। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में PDF में मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वगैरह भी दिया गया। तो ये PDF जरूर पढ़ना। वीडियो में इतना लेंदी नहीं कर रहा हूँ, PDF जरूर पढ़ लेना आप लोग। PDF आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, NPCI International Payments Limited NIPL has signed a MOU with the PayExpert to internationalize the acceptance of its payment solution Unified पेमेंट इंटरफेस UPI एंड दी रुपे कार्ड इन विच कंट्री। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश में अपने भुगतान समाधान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे कार्ड की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए PayExpert के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वन लाइनर करो इसको। ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर PayExpert की बात हुई तो जो PayExpert है ये लंदन UK बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद दी NPCI टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ में साझेदारी की है? ICICI बैंक कर लो ना, इतने लोग साझेदारी करते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड करने के लिए, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक, इसको करो। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसी नियुक्त किए गए? इसमें पूछा गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, वन लाइनर। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में इन्हें भी है सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर डी। कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन एलोकेटेड बाय द नाबार्ड फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मिजोरम अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF क्या होता है, इसके बारे में कई बार मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो ये आपको पता होगा। RIDF में मतलब जो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें पूछा गया है कि नाबार्ड ने मिजोरम में ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत में कितनी राशि आवंटित की है, इसमें पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो आंसर हो जाएगा 230 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। 230 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा PDF में इसके बारे में और दिया गया, पढ़ लेना आप लोग। ऑप्शन नंबर बी 230 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा RIDF के तहत मिजोरम को दिया गया है, जिससे कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट किया जा सके ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 230 करोड़ रुपए, ये याद रखना। 230 करोड़ रुपए याद रखो, मिजोरम याद रखो, नाबार्ड याद रखो, RIDF याद रखो। मतलब सब कुछ इसी में चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। बाय व्हिच नेम बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू FD स्कीम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस नाम से एक नई FD योजना शुरू की? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ ले रहे हैं। महाधनवर्षा, ऑप्शन नंबर सी। महाधनवर्षा पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना आप लोग इसको, ठीक ना। महाधनवर्षा नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी अगस्त में एक नई FD स्कीम लॉन्च की हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इस FD स्कीम पर 5.50% का इंटरेस्ट रेट पर एनम मिलेगा। 6% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को मिलेगा पर एनम का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, ये वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। अगस्त का वीडियोस भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसके तुरंत बाद में आपको मैं सितंबर का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सितंबर का 15 सितंबर का आपको कम से कम करके जाना है, क्योंकि तब तक पेपर वगैरह भी सेट हो गया रहेगा। इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं होते, फिर भी अगर टाइम मिला तो आगे भी थोड़ा बहुत मैं खींच दूंगा, लेकिन 15 सितंबर का तो कम से कम आप लोगों को करके ही जाना है, ठीक है। तब तक पेपर वगैरह सेट हो जाएगा, चीज़ों को आप लोग रिवाइज करो। ये लास्ट वीडियो था, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आज हो सकेगा तो शाम में संडे टॉक कर लेंगे, अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो संडे टॉक भी आज हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले का लास्ट संडे टॉक होगा हम लोगों का। टाइम अगर मिलता है मुझे तो मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मुझे अभी सितंबर का कंटेंट भी बनाना है और आज ही संडे, फिर कल से काम स्टार्ट हो जाना है ना। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।